बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 5 to 1 का हमारा एक पार्ट जो कि हमने डिस्कस किया था डिस्टिलेशन, वो माशाल्लाह हमारा कंप्लीट भी हो चुका है और उसमें आप लोग काफ़ी हद तक जो है हमारी क्वेश्चनिंग और हमारी रीजनिंग सब क्लियर है। हमने उसको रिव्यू भी कर दिया था। इसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट का हमारा जो सेगमेंट चल रहा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल जा रहा है और वो भी तकरीबन अपने इख्तिताम पर है। अब जो लास्ट सेगमेंट हमारा बाकी है वो यूनिट ऑपरेशंस का है। बेसिकली यूनिट ऑपरेशंस जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमें डिस्कस करना था 5 to 1 में, लेकिन क्योंकि यूनिट ऑपरेशंस जो है वो थोड़ा सा ड्राई है, मैटर है समझने में एज़ कम्पेयर टू द अदर थिंग्स, और यूनिट ऑपरेशंस में आगे जाके कैलकुलेशंस भी हैं काफ़ी, तो इस वजह से हम इसको मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको बाद में करवाऊँ जब आप काफ़ी हद तक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कोर्स से फैमिलियर हो जाएं, तो फिर उसके बाद हम यूनिट ऑपरेशंस जो हैं उनको डिस्कस करें। नॉर्मली जो मेरे कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 40 मार्क्स अगर मेरे पास हैं तो उसमें 20 मार्क्स डिस्टिलेशन है और 20 मार्क्स जो हैं वो यूनिट ऑपरेशंस है। लेकिन फिल वक्त हमने जो है वो 5 मार्क्स हैं यूनिट ऑपरेशंस में से वो वाटर ट्रीटमेंट पे डाल दिए हैं, लिहाजा यूनिट ऑपरेशंस का जो पोर्शन है फिल वक्त वो अभी 15 मार्क्स का है। शुरू करते हैं। यूनिट ऑपरेशंस को डिस्कस करने से पहले हमको, क्योंकि यूनिट ऑपरेशंस जो हैं ये केमिकल इंजीनियरिंग का जो है बेसिकली टॉपिक है, तो हमें थोड़ा सा केमिकल इंजीनियरिंग को जानना चाहिए कि केमिकल इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट यूजेस प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इवन बायोलॉजी and economics to efficiently use, produce, design, transport and transform energy and materials। ठीक है, तो बेसिकली ऑफ कोर्स केमिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो इंजीनियरिंग की ब्रांच है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल्स नॉर्मली यूज़ करती है वो केमिस्ट्री के होते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो उसमें बेसिक साइंसेस के प्रिंसिपल्स ना हो, जैसे कि फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स, इसलिए क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनेगी उसको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो चेक करना पड़ेगा ना कि भाई इकोनॉमिकल है भी या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है कि जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन की जा रही है वो क्या लोगों की पहुंच में भी है या नहीं। ठीक है, कोशिश तो यही की जाती है कि जो भी नई चीज़ डिज़ाइन की जाए उसका या तो एडवांटेज बहुत ज़्यादा हो और वो बहुत ही आउट क्लास हो प्रीवियस टेक्नोलॉजी से, तो फिर उसको वो अगर थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी हो तो बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन अगर जो है कंपेरेबल है तो फिर ये इकोनॉमिकल देखा जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई इकोनॉमिकल है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है एंड सो ऑन। नॉर्मली केमिकल इंजीनियरिंग में कोई ना कोई मटेरियल नॉर्मली डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है मटेरियल डिज़ाइन करने के लिए उसको देखा जाता है कि उसको किस तरीके से एफिशिएंटली किसी भी मटेरियल को डिज़ाइन किया जाए, सो दैट कि वो इकोनॉमिकल भी हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। It is a branch of engineering concerned with the design and operation of industrial chemical plants। अच्छा, अब नॉर्मली होता क्या है कि केमिकल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपने बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स लगाती हैं कोई भी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, तो उन प्लांट्स को बेसिकली पहले डिज़ाइन करना पड़ता है, और प्लांट्स लगने से पहले उनकी जो है वो एक
स्मॉल स्केल पर उनकी सारी की सारी स्टडी होती है, उनके ऑपरेशंस को चेक किया जाता है और ऑप्टिमाइज किया जाता है सारे ऑपरेशंस को, सो दैट जो प्लांट लगाया जाएगा उसमें हर तरीके से हर चीज़ जो है वो ऑप्टिमाइज हो और किसी भी सूरत में कोई उसमें कोई खला या कोई स्पेस बाकी ना रहे, कोई उसमें कमी ना रहे, ठीक है, वो हर लिहाज से परफेक्ट प्लांट हो। तो नॉर्मली केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में केमिकल प्लांट्स को लगाने में और चलाने में और इवन डिज़ाइन करने में जो है वो पेश होते हैं। अच्छा, अब ये एक बहुत ही मज़ेदार सा कंपैरिजन है केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग का, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मतलब अब कहना चाहिए लिखने की हद तक रह गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत है भी, ठीक है, ये सच है, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। लाइक कहा यह जा रहा है कि जी जो केमिस्ट्री है उसमें हम सिर्फ ये देखते हैं टू क्रिएट अ न्यू सब्सटेंस, टू स्टडी इट्स प्रॉपर्टीज, टू इन्वेस्टिगेट all pathways possible from one substance to another, जबकि chemical engineering में to design the most optimal technology for the production of a specified substance from raw materials, to develop and discover new technological applications for materials। जहाँ तक देखा जाए तो ये बात काफ़ी हद तक दोस्त है कि केमिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली किसी न किसी मटेरियल डिज़ाइन की हवाले से ही बात हो रही होती है, या केमिकल इंजीनियर्स जो है वो कोई ना कोई मटेरियल डिज़ाइन या कोई प्लांट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है, यानी कि ऑपरेशनल साइड पे ही मोस्टली ये लोग काम करते हैं और इनका काम जो है वो डिज़ाइन करना, ऑप्टिमाइज करना, डेवलप करना या डिस्कवर करना ही होता है। ख़ास तौर पर किसी भी मटेरियल को बनाना और फिर उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कवर करना और उसकी ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना ही इनका बेसिक पर्पस होता है केमिकल इंजीनियर्स का। और जो केमिस्ट्री है वो या केमिस्ट्री रिसर्च जो है वो किसी हद तक जो है वो सिर्फ इस मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन के ऊपर या प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन के ऊपर इतना नहीं जाती, वो सिर्फ इस हद तक रहती है कि अच्छा भाई ये एक प्रोडक्ट है जो बन सकती है, इसके लिए ये रिएक्टेंट्स यूज़ हो सकते हैं या ये पाथवे यूज़ हो सकता है या इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फाइनल यूज़ क्या है, फाइनल यूज़ क्या है नहीं, फाइनल यूज़ किस तरह किया जा सकता है, फाइनल यूज़ तो बता देते हैं कि भाई इसकी ये एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, लेकिन उसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है और उस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करना जो उसको इस्तेमाल करने में करामत हो, वो नॉर्मली केमिस्ट्री की मतलब के लाइन ऑफ एक्शन में नहीं आता, ठीक है। लेकिन आजकल जो रिसर्च हो रही है वो बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी है और उसमें ज़्यादातर ये हो रहा है कि अगर कोई केमिस्ट्री का काम कर रहा है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि वो अपने काम को लेकर केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा सकता, वो बिल्कुल जा सकता है। और आजकल इस तरह हो भी रहा है कि अगर हम एक फॉर एग्जांपल हम नैनो पार्टिकल्स की ही बात कर लेते हैं कि अगर कोई केमिस्ट्री का रिसर्च स्टूडेंट या रिसर्चर जो है वो कोई नैनो पार्टिकल डिज़ाइन करता है या सिंथेसाइज करता है या उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करता है, तो वो ये भी कर सकता है या ये भी करता है कि वो फिर उसकी ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन की तरफ भी चला जाता है और वो कोलैबोरेट कर लेता है केमिकल इंजीनियर से या किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कि जो उसको जो है वो उसके अपनी प्रोडक्ट के जो है वो ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन के ऊपर ले जा सके, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के ऊपर ले जा सके। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि केमिस्ट्री वाले महदूद हैं कि वो सिर्फ यही काम करेंगे और यहाँ नहीं जा सकते, और ऐसा भी नहीं है कि केमिकल इंजीनियरिंग वाले महदूद हों कि वो सिर्फ यही मतलब यहाँ पर ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी ही डिज़ाइन करेंगे। ठीक
ठीक है, उनका बेसिक काम यही है कि वो मटेरियल्स के ऊपर काम करें और उनकी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के ऊपर काम करें, लेकिन वो ऐसा भी कर सकते हैं कि वो मटेरियल भी खुद ही डिजाइन कर लें। ठीक है, तो यानी कहने को तो केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग में फ़र्क ये है जो कि वाकई में है, या जो कि लिखा भी जाता है या जिसको समझा भी जाता है, लेकिन आजकल के दौर में जो है वो नॉर्मली जो रिसर्च है वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है, और केमिस्ट्री पे काम करने वाला रिसर्चर केमिकल इंजीनियरिंग पे काम कर सकता है, और केमिकल इंजीनियरिंग पे काम करने वाला रिसर्चर केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, और केमिस्ट्री पे काम करने वाला जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक पे जाकर एंड कर सकता है, और सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग ही ज़रूरी नहीं है, किसी भी टॉपिक पे जाकर वो आगे अपने काम को ले जा सकता है जो कि उसके काम की टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है या एडवांटेज है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं कि यूनिट ऑपरेशंस क्या हैं और इनकी हिस्ट्री क्या है, और क्यों हम अभी केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं। इस केमिकल इंजीनियरिंग की क्या अहमियत है इंडस्ट्रीज में, और इन इंडस्ट्रीज में क्या अहमियत है यूनिट ऑपरेशंस की। तो बेसिकली द यूनिट ऑपरेशंस फॉर्म द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग को स्टडी करने के लिए जो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को स्टडी करना है, जैसे कि जब आप केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स स्टडी करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी करते हैं और स्टेट्स ऑफ मैटर स्टडी करते हैं ना, बिल्कुल ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कि भाई ये होता है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली यूनिट ऑपरेशंस है। ठीक है, एंड हिस्टोरिकली द केमिकल इंडस्ट्रीज वर रिगार्डेड एज डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस विद डिफरेंट प्रिंसिपल्स। एक वक्त था, तभी इसको हिस्टोरिकली कहा गया है कि एक वक्त था कि जब मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज जो थी उनको देखा जाता था या समझा जाता था इस तरह कि इन सब की इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं वो डिफरेंट है, और ये सब जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती हैं। यानी हर इंडस्ट्री को के प्रिंसिपल को या उस इंडस्ट्री को जो है, उसके प्रोसेस को जो है वो डिफरेंटली लिया जाता था। कोई स्टैंडर्ड नहीं था, स्टैंडर्ड इन द सेंस कि कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था कि जिसके ऊपर जो है वो हर इंडस्ट्री को स्टैंडर्डाइज किया जा सके कि भाई कि हर केमिकल इंडस्ट्री में ये एक ऑपरेशन है जो कि इस लेवल पे होता है। तो इट इज़ लाइक दैट। कब तक ऐसा था? जब तक के यूनिट ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट नहीं आया। तो ऑर्डर डेहॉन लिटिल प्रपोज द concept of unit operations to explain industrial chemistry processes in 1916. So 1916 में बेसिकली पहली दफा जो है वो कॉन्सेप्ट आया, इन लिटिल साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने यूनिट ऑपरेशंस का फर्स्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को मजीद परवान चढ़ाया 1923 में ये तीन साइंटिस्ट ने जिन्होंने बुक राइटअप की, द प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, एंड एक्सप्लेन द वैरायटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज हैव प्रोसेसेस व्हिच फॉलो द सेम फिजिकल लॉज। They summed up these similar processes into unit operations. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट टाइम तो 1916 में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था यूनिट ऑपरेशंस का कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली उनका जो बेसिक होता है वो यूनिट ऑपरेशन से निकलता है। ठीक है, और उस बात को फिर मजीद क्लियर किया अपनी बुक में इन तीन हजरात ने 1923 में। बुक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग था, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल से इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की कि जो मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो प्रोसेसेस होते हैं उनके पीछे जो या उनके बैकग्राउंड पे जो फिजिकल लॉज हैं वो तकरीबन सेम हैं। और
और इसीलिए जो है उन्होंने उन तमाम प्रोसेसेस को जो एक जैसे होते हैं उनको नाम दिया कि वो बेसिकली एक यूनिट ऑपरेशन है। ठीक है, अब चाहे वो किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, चाहे वो किसी सिंथेसिस की इंडस्ट्री में हो, चाहे वो किसी पैकेजिंग इंडस्ट्री में हो, चाहे वो किसी भी किस्म की मिनरल्स की अपना जो है वो इंडस्ट्री में हो, किसी भी किस्म की फूड इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, लेकिन अगर एक प्रोसेस जिसके पीछे जो बैकग्राउंड फिजिकल लॉ है वो एक ही है तो उसको एक ही यूनिट ऑपरेशन का नाम दिया गया, बजाय इसके कि फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको उस प्रोसेस को कोई और नाम दे, फूड इंडस्ट्री कोई और नाम दे और केमिकल इंडस्ट्री कोई और नाम दे। ये इस बात को बिल्कुल क्लियर किया गया कि क्योंकि मुख्तलिफ केमिकल इंडस्ट्रीज में जो फिजिकल लॉज हैं प्रोसेसेस के पीछे वो तकरीबन सेम होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के पीछे जो प्रोसेसेस एक जैसे से होते हैं, तो लिहाजा उन तमाम एक जैसे प्रोसेसेस को अंडर वन हेडिंग यानी यूनिट ऑपरेशंस हेडिंग के अंदर डिस्कस करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ईच यूनिट ऑपरेशन फॉलोज द सेम फिजिकल लॉज एंड यूज्ड इन ऑल केमिकल इंडस्ट्रीज, कि जो यूनिट ऑपरेशन जिसकी ये लोग बात कर रहे हैं कि सिमिलर प्रोसेसेस होते हैं जिनको हम यूनिट ऑपरेशन का नाम दें, कि जब आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को स्टडी करेंगे तो आपके सामने बात बहुत क्लियरली आएगी कि अगर एक यूनिट ऑपरेशन है तो चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो वो एक ही फिजिकल लॉ को फॉलो करेगा और वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा होगा। इसको मजीद क्लैरिफाई करने के लिए हम आते हैं कि यूनिट ऑपरेशंस क्या हैं। इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड फील्ड्स अ यूनिट ऑपरेशन इज अ बेसिक स्टेप इन अ प्रोसेस। ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस का कोई एक स्टेप है। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, unit operations involve bringing a physical change only, no chemical change। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनिट ऑपरेशन से जो भी चेंज आएगा वो चेंज सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज होगा। यूनिट ऑपरेशन से कोई भी केमिकल चेंज नहीं आ सकता। ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल के तौर पे जो है ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिखी हुई है। इन मिल्क प्रोसेसिंग होमोजेनाइजेशन, पेस्चराइजेशन, चिलिंग एंड पैकेजिंग आर ईच यूनिट ऑपरेशंस। ठीक है, यानी होमोजेनाइजेशन एक स्टेप है, पेस्चराइजेशन एक स्टेप है, चिलिंग एक स्टेप है एंड पैकेजिंग एक स्टेप है। ठीक है, और हर स्टेप को उन्होंने कहा है कि जी ये भी यूनिट ऑपरेशन है, ये भी यूनिट ऑपरेशन है, ये भी यूनिट ऑपरेशन है और ये भी यूनिट ऑपरेशन है। ठीक है, और हर यूनिट ऑपरेशन जो है विच आर कनेक्टेड टू क्रिएट द ओवरऑल प्रोसेस, और इन तमाम यूनिट ऑपरेशंस को जब हम कनेक्ट करते हैं यानी ये करते होमोजेनाइजेशन होती है, फिर पेस्चराइजेशन होती है, फिर चिलिंग होती है, फिर पैकेजिंग होती है, अब ये सब मिलाकर जो है ये क्या कर रहे हैं, ये ओवरऑल प्रोसेस बना रहे हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस के पीछे बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन वो यूनिट ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज लाते हैं। यूनिट ऑपरेशन वो नहीं होता जो केमिकल चेंज लेकर आए। ठीक है, बेसिकली जो केमिकल चेंज लेकर आता है उसको यूनिट ऑपरेशन नहीं कहते, यूनिट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट ऑपरेशन हमेशा जब भी बात की जाएगी उसका मतलब होगा इट विल ब्रिंग ओनली अ फिजिकल चेंज। Hence, a process may have many unit operations to obtain the desired product। ठीक है, जाहिर सी बात है, फिर इसका मतलब ये होगा कि एक प्रोसेस जो है उसके अंदर बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस हो सकते हैं ताकि एक प्रोडक्ट को अचीव किया जा सके। ठीक है, now how many types of unit operations exist? Chemical engineering unit operations basically consist of 5 different classes. Class number 1, fluid flow process.
class number 2 heat transfer process, class number 3 mass transfer process, class number 4 thermodynamic processes, class number 5 mechanical processes. Fluid flow processes including fluids transportation, filtration and solids fluidization. Heat transfer processes include evaporation and condensation. Mass transfer processes include gas absorption, distillation, extraction, adsorption and drying. Thermodynamic processes include gas liquefaction and refrigeration. However, mechanical processes include solid transportation, crushing, pulverization and screening and sieving. अब हम एक एक करके जो है इन प्रोसेसेस को जानने की कोशिश करते हैं. मेरी कोशिश ये है, मैंने मैक्सिमम जितना मैं इन प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जितनी मैं इमेजेस डाल सकती थी, जितनी लाइव इमेजेस मैं डाल सकती थी मैंने डाली है, सो दैट आप लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि किस तरीके से यूनिट प्रोसेसेस हैं, यूनिट प्रोसेसेस की क्लासेस बनती हैं और क्यों जो है वो उनको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है. ऑफ कोर्स इफ वी टॉक अबाउट द फ्लूइड फ्लो प्रोसेस, तो व्हाट इज बेसिकली अ फ्लूइड फ्लो प्रोसेस है क्या? फ्लूइड फ्लो इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि फ्लूइड फ्लो प्रोसेस का मतलब ही ये है कि ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है. और ऑफ कोर्स किसकी ट्रांसपोर्ट होगी? जाहिर है फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट होगी. in which the rate of transfer of matter or energy depends on physical factors. ठीक है, अब ये बात तो आपने ध्यान में रखनी है हमेशा कि आप यूनिट ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा आप फिजिकल फैक्टर्स की ही बात करेंगे. ठीक है, affecting the transfer such as the physical properties of the matter under investigation and the geometry of the system. ठीक है, तो इट इज बेसिकली फ्लूइड फ्लो प्रोसेस और इसमें 3 तरह के प्रोसेसेस हम डिस्कस करेंगे: फ्लूइड्स ट्रांसपोर्टेशन, फिल्ट्रेशन एंड सॉलिड्स फ्लूइडाइजेशन. ओके, नंबर 1 इज फ्लूइड्स ट्रांसपोर्टेशन. और फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली समझना बहुत आसान है, क्योंकि एक चीज तो आपको समझ में आ रही है कि भाई अगर फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कर सके. ठीक है, और आपको सामने स्लाइड पे जितनी पिक्चर्स नजर आ रही हैं इस वक्त, वो सब के सब जो है वो फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है. और उसमें एक चीज खास ये है कि जब फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो जाहिर है उसकी जो बेसिकली कंडीशन है वो उसके ऊपर है. नंबर 1 कि अगर वो हीट रेजिस्टेंट होना चाहिए तो मटेरियल कैसा हो, अगर उसको लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ भेजना है तो कैसे भेजना है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भेजना है तो कैसे भेजना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, और जाहिर सी बात है यही सब चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रीज में जब आपको फ्लूइड फ्लो प्रोसेसेस होते हैं जहाँ पर फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना होता है या ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखी जाती हैं कि भाई वो किस तरह का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए. और जाहिर है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या जो ट्रांसपोर्ट का जो भी वेसल है वो हम उसका शेप जो है वो डिपेंड करता है कि आपका फ्लूइड किस किस्म का है, उसको हीट करना है नहीं करना है, उसको किस तरह उसको प्रेशर से पंप करना है या विदाउट प्रेशर जाएगा, एंड सो ऑन. जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ही सारा फैसला किया जाता है. थोड़ा सा मैं इसको पढ़ लेती हूँ, आई थिंक इसमें हर चीज क्लियर है. फ्लूइड सिस्टम्स फॉर कैरिंग लिक्विड्स एंड गैसेस इंक्लूडिंग piping and tubing of various diameter sizes, various types of valves for controlling or stopping flow, pumps for moving or pressurizing liquid, and compressors for pressurizing or moving gases.
Vessels, piping, tubing, and sometimes other equipment at high or very low temperature are commonly covered with insulation for personal safety and to maintain temperature inside. Fluid systems and units commonly have instrumentation such as temperature and pressure sensors and flow measuring devices at select locations in a plant. तो आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली क्लियर कि जिस तरह के फ्लूइड की ट्रांसपोर्ट करवानी होती है और जिन कंडीशंस पे करवानी होती है उसी तरह का जो है वो पाइपिंग या ट्यूबिंग या वेसल्स यूज़ किए जाते हैं। और अगर और नॉर्मली इंसुलेटेड इसलिए ही होते हैं ताकि एक तो वहाँ जो साइट पे काम कर रहे हैं उनकी भी सेफ्टी हो और दूसरी बात ये कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉर्मली जो फ्लूइड सिस्टम्स की जो भी इंस्ट्रूमेंटेशंस होती हैं उनमें टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर्स लगे हुए होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ज़ाहिर है फ्लूइड फ्लो में हमको इन्हीं दोनों पैरामीटर्स का ख्याल रखना होता है। और इसके अलावा जो फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं वो भी होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको फ्लो का अंदाज़ा लगाना होता है और फ्लो को ही कंट्रोल करना भी होता है। नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन, एंड आई थिंक फिल्ट्रेशन हम सभी जानते हैं कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स और गैसेस using a filter medium that allows the fluid to pass through but not the solid. The term filtration applies whether the filter is mechanical, biological or physical. The fluid that passes through the filter is called the filtrate. ठीक है, फिल्टर्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। फिल्ट्रेशन का बेसिक मकसद जो है वो सॉलिड को सेपरेट करना है लिक्विड से या गैसेस से। ठीक है, और ये फिल्टर्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, मैकेनिकल भी फिल्टर्स भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल फिल्टर्स भी हो सकते हैं और कोई फिजिकल फिल्टर्स भी हो सकते हैं। आपके सामने मुख्तलिफ फिल्टर्स हैं। ठीक है, और फिल्टर्स की बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप डेली लाइफ में देख भी सकते हैं। सॉलिड्स फ्लूइडाइजेशन, अच्छा ये जो प्रोसेस है फ्लूइड फ्लो प्रोसेस के अंदर ही सॉलिड्स फ्लूइडाइजेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल है समझने के लिए, क्योंकि हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में इतना देखते नहीं है और इंडस्ट्रीज में लेकिन ये अडॉप्ट किया जाता है बहुत सारे सॉलिड्स के लिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। Now, fluidization is a process whereby a granular material is converted from a static solid-like state to a dynamic fluid-like state. ठीक है, तो बेसिकली फ्लूइडाइजेशन या सॉलिड फ्लूइडाइजेशन का जो बेसिक मकसद है, जो बेसिक नीड है, वो ये है कि एक सॉलिड मटेरियल जो कि सॉलिड फॉर्म में है और स्टैटिक है, ठीक है, और उसको हमने बना देना है डायनामिक। ठीक है, और डायनामिक बनाने के लिए हमने उसको सॉलिड स्टेट से चेंज किया है फ्लूइड लाइक स्टेट में, सो दैट के वो फ्लो हो सके और फ्लो होने की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सके। A fluidized bead is a physical phenomena occurring when a quantity of a solid particulate substance, usually present in a holding vessel, is placed under appropriate conditions to cause a solid or fluid mixture to behave as a fluid. This is usually achieved by the introduction of pressurized fluid through the particulate medium. This results in the medium then having many properties and characteristics of normal fluids, such as the ability to free flow under gravity or to be pumped using fluid type
टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो बेसिक मकसद जो आपको समझ में आ गया होगा वो यही है कि सॉलिड्स जो हैं उनको इतनी आसानी से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता जितना फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, और फ्लूइड्स को ट्रांसपोर्ट करने की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो ऑलरेडी हैं, उसको टेक्नोलॉजीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं और टूल्स हैं। तो लिहाजा अगर सॉलिड्स को फ्लूइडाइज्ड कर दिया जाए तो बहुत आसान होगा उनको ट्रांसपोर्ट करना, और जब सॉलिड्स के अंदर फ्लूइड की प्रॉपर्टी आ जाएगी, एबिलिटी टू फ्री फ्लो अंडर ग्रेविटी और टू बी पम्प्ड यूजिंग फ्लूइड टाइप टेक्नोलॉजीज, तो इससे ये आसानी हो जाएगी कि जो सॉलिड है उसको हम यूज कर सकते हैं किसी प्रोसेस के लिए, किसी रिएक्शन के लिए, जो कि ज़ाहिर है वो जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो कम रिएक्टिव होगा और स्टैटिक होगा। तो in order to behave like dynamic and in order to react with something, in order to transport from one place to another place और from one medium to another medium, जो है सॉलिड फ्लूइडाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, और इंडस्ट्रीज में ये बहुत ही ज़्यादा यूजुअली किया जाता है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। So this is all about fluid flow process, and now we are moving towards heat transfer processes. And what is heat transfer? Heat transfer concerns the generation, use, conversion and exchange of thermal energy, means heat, between physical systems. And we will study two different very common operations like evaporation and condensation. Now evaporation, what is evaporation आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं इसको थोड़ा रीड आउट कर देती हूँ, and I am sure कि everything must be clear. Evaporation is a process by which water changes from a liquid to a gaseous or vapor state. ठीक है, water changes from a liquid to a gaseous or vapor state. ठीक है, ये तो बहुत मतलब कॉमन सी चीज़ें जो आप सबको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है कि एवापोरेशन जो है उसको हम डिहाइड्रेशन या ड्राइंग से कैसे डिफरेंशिएट करें, या हम एवापोरेशन को डिस्टिलेशन से कैसे डिफरेंशिएट करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवापोरेशन डिफर्स फ्रॉम डिहाइड्रेशन एंड ड्राइंग इन दैट the product of evaporation is a concentrated liquid, not a solid. बेसिकली जो ड्राइंग का जो प्रोसेस होता है, हम आगे उसको पढ़ेंगे भी, उसमें जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है ड्राइंग में, वो आपका एक सॉलिड मटेरियल होता है. ठीक है, आप उसमें से जितना भी वाटर होता है वो सारा का सारा वाटर जो है वो एवोपरेट करवा देते हैं. ठीक है, तो दैट इज बेसिकली ड्राइंग. लेकिन एवोपरेशन की अगर हम बात करें तो एवोपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट होती है, या जो प्रोडक्ट ऑफ एवोपरेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं, वो डाइल्यूटेड लिक्विड से कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है. यानी वाटर एवोपरेट बिल्कुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा वाटर एवोपरेट कर देते हैं, बल्कि इसका बेसिक मकसद जो एवोपरेशन का इंडस्ट्रीज में होता है, या जो उसका यूजेज है, वो ये है कि हम एक डाइल्यूटेड प्रोडक्ट से एक कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट की तरफ जा सकें ताकि उसको फर्दर प्रोसेस किया जा सके. और नंबर 2, एवोपरेशन और डिस्टिलेशन में क्या फर्क है? एवोपरेशन डिफर्स फ्रॉम डिस्टिलेशन इन दैट द concentrated solution rather than the condensed evaporate is typically the valuable product. हमने डिस्टिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ी है और हमें पता है कि डिस्टिलेशन में जो हमारा बेसिक पर्पस होता है या बेसिक प्रोडक्ट जो उसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या होता है? वो हमारा कंडेंसेट होता है, कंडेंस्ड वेपर्स होते हैं. ठीक है, जो कि हम कलेक्ट करते हैं और फिर हम उनको एनालाइज करते हैं, और वही हमारा वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है, ना कि वो प्रोडक्ट जो कि फीड जो है जब इंसर्ट करते हैं हम किसी कॉलम में, और जो रिमेनिंग फीड होता है, दैट इज नॉट आवर प्रोडक्ट इन केस ऑफ डिस्टिलेशन. बट इन केस ऑफ एवोपरेशन जो
हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बच जाता है एवोपरेशन के बाद, वही हमारा बेसिकली वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन एवोपरेशन एंड डिस्टिलेशन। इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, evaporation is often used to create a concentrated solution which can then be dried to create a powdered product। ठीक है, अच्छा इससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि evaporation एक अलग यूनिट प्रोसेस है एंड ड्राइंग एक अलग यूनिट प्रोसेस है एंड डिस्टिलेशन एक अलग यूनिट प्रोसेस है। ठीक है, नाउ एवोपरेशन को मजीद डिस्कस कर लेते हैं। In the food processing industry, food products are concentrated to increase their shelf life, reduce volume and weight, reduce storage cost, reduce transportation cost, and increase value. Concentration of fresh foods such as fruit juices is an economic way to make use of perishable crops during peak harvest periods. Fruit juice, concentrates and tomato paste are two examples of seasonal foods that evaporation preserves for year-round consumption. Lower water activity, which is a general indication of microbiological stability, preserves concentrated foods. इस तमाम जो स्लाइड में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको पता है कि अगर किसी चीज़ में वाटर होता है तो उस चीज़ को उस चीज़ के ऊपर माइक्रोबायोलॉजिकल अटैक हो सकता है बहुत आसानी से, और वो चीज़ बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो जितना कम वाटर होगा किसी भी चीज़ में, किसी भी खास तौर पर फूड प्रोडक्ट में, तो उतना ही उस पर माइक्रोबियल अटैक कम हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यह है कि लो वाटर एक्टिविटी इज बेसिकली द जनरल इंडिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जितना कम वाटर होगा उतना ही वो माइक्रोबायोलॉजिकल अटैक से सेफ होगा। ठीक है, और जितना वो माइक्रोबायोलॉजिकल अटैक से सेफ होगा उतना ही वो प्रिजर्व होगा। ठीक है, उतना ही वो सेफ रहेगा। तो बेसिकली बहुत सारे कंसंट्रेटेड जूसेस, कंसंट्रेटेड फूड एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो बनाए जाते हैं इसी वजह से, और उसमें जो यूनिट ऑपरेशन यूज होता है वो एवापोरेशन ही होता है। ठीक है, नाउ द लास्ट process unit operation of heat transfer process is condensation. And what is condensation? Condensation is basically a process in which the vapor phase of a substance is changed into the liquid phase by removing and transferring heat from the vapor to a cooling medium. Condensation is an important component of all distillation processes like chemical plants, petroleum refineries, petrochemical plants, gas processing, and alcohol distilleries. An important integral part of almost all residential, commercial, and industrial refrigeration systems. Thermal power plants have condensers to condense the exhaust system for their steam turbines. ठीक है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ऑफ कोर्स एवापोरेशन का उलट होता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेपर फेज इनटू लिक्विड फेज, और वेपर से अगर हम हीट को रिमूव कर दें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो हीट कहाँ जाएगी जो रिमूव होगी वेपर से? वो बेसिकली जाएगी उस कूलिंग मीडियम में जो यूज़ किया जा रहा है वेपर को ठंडा करने के लिए। ज़्यादातर तो है वो कूलिंग मटेरियल वो वाटर ही होता है, ठंडा वाटर होता है, कूल वाटर होता है। इसके अलावा भी मटेरियल्स हो सकते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने के काम आए। ठीक है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो हैं कंडेंसेशन जो प्रोसेस नॉर्मली यूज़ होता है या यूनिट ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं वो यूज़ करती हैं। ठीक है, ज़्यादातर अब जैसे कि डिस्टिलेशन की इन्होंने एग्जांपल दी है, तो डिस्टिलेशन खुद भी एक प्रोसेस है
लेकिन डिस्टिलेशन से पहले कंडेंसेशन, क्योंकि आपको पता है हर डिस्टिलेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, और आपको पता है कि कंडेंसेशन क्यों हर डिस्टिलेशन प्रोसेस का पार्ट है, क्योंकि हम डिस्टिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि उसमें दो ही पार्ट होते हैं, एक हीटिंग होता है और एक उसके बाद कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन जो है वो हर डिस्टिलेशन प्रोसेस का पार्ट है, और आपको पता है डिस्टिलेशन जो है वो बहुत ही कॉमन प्रोसेस है इंडस्ट्रीज़ में। ये तमाम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी इंडस्ट्रीज़ में डिस्टिलेशन बहुत नॉर्मली और यूजुअली परफॉर्म की जाती है। और इसके अलावा आपको पता है आपके घरों में रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स होते हैं, आपके घरों में एसीज होते हैं, एंड कंडेंसेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन है जो कि इन तमाम चीज़ों में मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा जो थर्मल पावर प्लांट्स है, इवन दे आल्सो हैव कंडेंसर्स टू कंडेंस द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम देयर स्टीम टर्बाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो दो प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं, एंड पार्ट 1 ऑफ वीडियो इज आल्सो कंप्लीटेड। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द थर्ड प्रोसेस, दैट इज मास ट्रांसफर प्रोसेसेस।